मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद। हम लोग आज भारतीय संविधान के भाग 2 नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 के प्रावधानों को फंदों को समझेंगे। उसमें क्या है, नागरिकता कैसे प्राप्त की जाती है, नागरिकता कैसे त्याग की जाती है, कौन ओवरसीज OCI क्या होता है, PIO क्या होता है, NRC CA NRC का मामला जो काफ़ी हद तक चर्चा में रहा, के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले नागरिकता की बात करते हैं। नागरिकता सबसे भारत में कोई भी व्यक्ति एकल नागरिकता है। आप ये नहीं कि आप किसी राज्य के भी नागरिक हैं और देश के भी नागरिक, ऐसा नहीं। भारत में केवल एक नागरिकता होती है, एकल नागरिकता, वो भी राष्ट्र की नागरिकता, कि मैं भारत का नागरिक हूँ। जबकि इसके अपोजिट अगर आप अमेरिका में देखें तो वहाँ पर ड्यूल सिटीजनशिप होता है। उसमें अमेरिका राष्ट्र का भी नागरिक होता है और साथ में जिस राज्य के, मान लीजिए किसी भी राज्य, वहाँ 50 राज्य हैं, उसमें आप किसी भी राज्य के नागरिक होते हैं। इसलिए भारत की जो नागरिकता का प्रावधान है, पहली बात ये कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है, जहाँ की एकल नागरिकता है। नागरिकता का मतलब क्या होता है? नागरिकता का मतलब होता है कि हम कोई देश जैसा भारत के नागरिक हैं, अब हमें यहाँ नागरिक होने की वजह से कुछ विशेष अधिकार मिलेंगे कि मैं यहाँ रह सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, यहाँ के जो भी हमारे संविधान में भाग दिए गए हैं उनका मुझे अधिकार मिले, मूल अधिकार हो, राज्य के कई सारे अधिकार मुझे अलग से मिल जाते हैं। अगर मैं यहाँ का नागरिक नहीं हूँ तो मैं भी बहुत सारे नागरिक अधिकार हैं जो मुझे यहाँ ना मिले, जैसा कि मूल अधिकारों में ये अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और 30, ये केवल भारत के नागरिकों के लिए ही है। अगर कोई विदेशी नागरिक आए, सोचे कि हम इन अधिकारों का उपभोग कर लें तो नहीं कर सकते। उसको भी कुछ अधिकार मिले, जैसे अनुच्छेद 14 मिला हुआ है, अनुच्छेद 17, कई लाभ उसे भी मिले हुए हैं, अनुच्छेद 18। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो उसको सभी अधिकार दे दिए जाएंगे कि जो नागरिक है। ये तो फिर नागरिक और नागरिक जो नहीं है उसमें अंतर ही क्या रहेगा। इसलिए भारत का नागरिक होने के कारण मुझे कुछ अधिकार मिल जाते हैं, इसलिए मेरी नागरिकता से व्यक्ति विशेष को ये कई सारे लाभ होते हैं। अब जैसे अगर हम नागरिक हैं तो हमें क्या मिलेगा? अनुच्छेद 15 का लाभ, जिसमें कहा गया धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर मैं भारत का नागरिक हूँ तो मुझे ना तो धर्म के आधार पे मेरे साथ कोई भेदभाव हो सकता है, ना मेरे साथ मूल वंश के आधार पे, ना मेरे साथ किसी जाति की, मैं इस जाति का हूँ तो मुझे आप भेदभाव करेंगे, नहीं हो सकता। ना कि जेंडर के आधार पे कि मैं नया हूँ, मैं नया, इस आधार पे नहीं है कि अब मेरा बर्थ कहाँ हुआ है, जन्म कहाँ हुआ, इस आधार पे नहीं। लोक नियोजन में समता का अधिकार अनुच्छेद 16 कहता है। उसमें क्या है कि अगर मैं भारत का नागरिक हूँ तो मुझे किसी भी स्थिति में कि जो भी सरकार की नौकरियाँ हों उसे वंचित नहीं किया जा सकता। अगर मैं योग्य हूँ तो एलिजिबल हूँ तो उस नौकरियों के लिए, अगर लोक नियोजन में समता का अधिकार। अनुच्छेद 19 जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये खास तौर से भारत के नागरिकों को जो अक्सर चर्चा में भी रहता है, वाक स्वतंत्र एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन संघ। अगर मैं भारत का नागरिक हूँ तो मुझे बोलने, आने जाने, सम्मेलन, संघ बनाने का अधिकार है, जबकि ये अधिकार विदेशियों को नहीं है, उनको सीमित अधिकार दिए गए हैं। वो यहाँ नहीं है कि कोई कुछ भी बोल दें और वो सम्मेलन बनाए, संघ बनाए, देश विरोधी कोई गतिविधि करें नहीं। यद्यपि अगर 19 भारत के नागरिकों को मिला है तो इसका ये मतलब नहीं कि भारत के नागरिकों को एकदम पूरी छूट मिल गई। उन पर भी एक युक्त निर्बंधन है, एक सीमा तक ही आप इन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं कि बाकी व्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन इस तभी बोलेंगे आप वही चीज़ें बोलेंगे जिससे कि कोई दूसरे को नुकसान ना हो, हर्ट ना करे। अनुच्छेद 29 संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार ये भी केवल भारत के नागरिकों, 29 केवल भारत के नागरिकों को मिले। अनुच्छेद 326 में कहा गया है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में मतदान का अधिकार। कोई भी व्यक्ति देश में वही अधिकार मतदान कर सकता है जो कि भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक जो नहीं हो, भारत में आके वोट नहीं डाल सकता। एक बार UPSC में प्रश्न पूछा था कि भारत में मत देने का अधिकार है, दिया था संवैधानिक अधिकार, सांविधिक अधिकार, 2 और दिया था, 4 दिया था। तो बाद में उससे काफ़ी विवाद हुआ तो उसका आंसर था तो संवैधानिक अधिकार। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 326 में लिखा है कि लोकसभा एवं विधानसभा के चुनाव, लोकसभा एवं राज्यसभा के चुनाव में मतदान का अधिकार, ये अनुच्छेद 26 के अंदर एक संवैधानिक अधिकार है। उसके बाद अगर आप संसद या विधानसभा या राज्यसभा का चुनाव लड़ने चाहते तो भी आपको भारत का नागरिक होना ही चाहिए। बड़े बड़े पद हैं या कोई भी सरकारी पद है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, कोई भी सरकारी पद अगर आप
ग्रहण करना चाहते हैं तो आपको भारत का नागरिक होना जरूरी। अब देखिए भारत के नागरिक होने से कितने लाभ है कि आपको आधार पर जाति जाति धर्म मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। आपको लोक नियोजन किसी भी रोजगार या पाने का अधिकारी हो जाते हैं, आप साथ में जाते हैं। आपको वाक एवं स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाता है, कहीं भी आने जाने निवास व्यवसाय का अधिकार दिया जाता है। संघ बना सकते हैं, आप पार्टी का गठन कर सकते हैं। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार मिलता है। लोकसभा विधानसभा राज्यसभा के चुनाव में, लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव में आप मत दे सकते हैं। विधानसभा के चुनाव में सांसद बन सकते हैं, विधानमंडल बन सकते हैं। कोई भी सरकारी पद राष्ट्रपति तक, प्रधानमंत्री तक से लेकर के जितने भी से लेकर के ए ग्रेड से लेकर के जितने भी सारे पद आप ग्रहण कर सकते हैं। नागरिक होने के कितने अधिकार हो गए। अब नागरिकता का उपबंध कहाँ है? नागरिकता का उपबंध भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में दिया गया है। कोई भी व्यक्ति नागरिक भारत का कहते 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू हो गया तो उसको एक नागरिकता का कट ऑफ डेट माना गया है कि इसके बाद जो भारत में आए उनके साथ ये नागरिक माना जाएगा, उनके पहले जुड़ा। क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उसमें बहुत सारे दंगे फसाद हुए। तो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से बहुत सारी अवैध शरणार्थी यहाँ आ गए, तो उनके और भारत के नागरिकों के बीच एक अंतर रहे, इसलिए कट ऑफ डेट बनाई गई कि 26 जनवरी 1950। 4 सीढ़ियाँ उसमें एक व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी ये 3 शर्त पूरा करता है। यदि उसका जन्म पहली बार भारत में हुआ 26 जनवरी 1950 के बाद, दूसरा उसके माता पिता में से कोई एक भारत में जन्म हुआ हो संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व। इसका मतलब ये है कि 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1945 के पूर्व अगर किसी के माता पिता यहाँ जन्मे हैं तो भारत का नागरिक हो सकता है। पहली जो उस समय माइग्रेशन बहुत है, तो उसमें पाकिस्तान से बहुत सारे लोग आए थे जो पाकिस्तान से आया हो, लेकिन उसमें माता पिता या दादा दादी कोई भारत में अविभाजित भारत मतलब पाकिस्तान में पैदा हुए, ये बांग्लादेश में भी पैदा हुए हों तो भी वो भारत का नागरिक बन सकता है। उसमें भी ये कट ऑफ डेट रखी गई 19 जुलाई 1948 से पूर्व के प्रवसन की तिथि। उस समानता भारत में निवास के बाद अगर आप भारत आएँ तो भी आप भारत के नागरिक बन सकते हैं। इसको अनुच्छेद 7 कहता है कि 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हो गया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहले 1 मार्च 1947 के बाद भारत आ गए, लेकिन उन्हें फिर से लगा कि नहीं पाकिस्तान ज़्यादा अच्छा है, तो गए पाकिस्तान, फिर वहाँ गए, फिर वहाँ से लौट के आए। तो अगर पाकिस्तान स्थानांतरित हो गया हो लेकिन बाद में फिर भारत से निवास किया, लौट आए, तो भारत का नागरिक बन सकता है। पहले भारत से पाकिस्तान गए, फिर उनको लगा कि पाकिस्तान में यहाँ दिक्कत है, तो फिर भारत लौट गया, तो भी भारत के नागरिक बन सकते हैं, बशर्ते उन्हें यहाँ एक प्रार्थना पत्र देना था और 6 महीने तक रहना था। अनुच्छेद 8 कहता है कि एक व्यक्ति जो किसी माता पिता अवैध भारत पैदा हो लेकिन वो भारत के बाहर रह रहा हो, फिर भी वो भारत का नागरिक बन सकते हैं यदि उसने भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण किया हो, कूटनीतिक तरीके या परिषदीय प्रतिनिधि के रूप में आवेदन किया हो। ये व्यवस्था भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों के लिए बनाई गई ताकि वो भारत की, अगर कोई व्यक्ति है जो भारत के बाहर रहा लेकिन उसके माता पिता दादा दादी भारत के नागरिक रहे हैं, भारत में पैदा हुए हैं, तो वो भारत की नागरिकता ले सकता है। कुल मिलाकर नागरिक की अगर हम बात करें तो एक तो भारत का मूल निवासी हो पहली, या पाकिस्तान से आया हो, या पाकिस्तान स्थानांतरित हुआ, या बाद में लौट गया, तो भी भारत का नागरिक बन सकता है। अब भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में आया था, तो उसको लेकर के बहुत सारा विवाद लगातार, अभी उसको 2-3 बार उसमें संशोधन भी किया गया। अभी अनुच्छेद जब संशोधन किया गया 2014 में को लेकर के, तो भी काफ़ी कुछ उसमें विवाद फिरा। अब भारत की नागरिकता प्राप्त कैसे करते हैं? अगर कोई व्यक्ति है जो विदेशी नागरिक है, मान लीजिए USA का है, कनाडा का है, ब्रिटेन का है, कहीं का भी है, और भारत की नागरिकता लेना चाहता है, तो 5 तरीके होते हैं भारत की नागरिकता प्राप्त करने। पहली बात जैसा जन्म से, एक तो जन्म से ही, जैसा कि कोई भी बात, जैसा मैं मेरा यहीं जन्म हुआ, मैं यहीं का नागरिक हूँ। 26 जनवरी 1950 के बाद या उसके परंतु 1 जुलाई 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1900 पूर्व जन्मा व्यक्ति। अब आप यहाँ देखिए कि 1 जुलाई 1947 से लेकर के 26 जनवरी 1950 तक लगभग ये 3.5 सालों का समय है। इसलिए ऐसा यहाँ किया गया है कि इसके 1 मार्च 1947 के पहले ये 26 जनवरी 1950 बीच में बहुत सारा इलीगल माइग्रेशन हुआ था, क्योंकि भारत पाकिस्तान बंटवारे में बहुत से लोग ऐसे आ गए कि जिनकी नागरिकता आसानी से देने में संभव नहीं था। यह दिया गया तो पूरी जानकारी पूरी करने के बाद, तो जो व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के बाद या उसके पहले यहाँ जन्मा है, वो जन्म से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है बाय द बर्थ। दूसरा वंश के आधार पर बाय द डिसेंट। इसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 के बाद या 10 दिसंबर 1992 की भारत के बाहर हुआ हो, 2 इसमें कट ऑफ डेट डाली गई कि 26 जनवरी 1950 या 10 दिसंबर 1992 को भारत में
जन्म हुआ वंश के आधार पर, यदि उस समय जब उसका जन्म हुआ था 26 जनवरी 1950 को कि पहले कोई व्यक्ति मान लीजिए यूएसए में पैदा हुआ, या 10 दिसंबर 26 जनवरी 1950 के बाद, या 10 दिसंबर 1900 के पूर्व, इस पूरे लगभग 35-40 सालों में के बीच में जो 40-42 सालों में जो व्यक्ति अगर जन्म हुआ तो भारत का नागरिक बन सकता है वंश के आधार पर। अगर उसके माता पिता जब उसका जन्म हुआ था कि भारत के नागरिक रहे हों तो वो बन सकता है। उसका पिता भारत का, तो उसके जन्म के समय उसका पिता भारत का नाम, माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक रहा हो। तीसरा होता है कि पायदा रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में क्या है कि कोई व्यक्ति जो केंद्र सरकार पहले आवेदन करेगा कि हम भारत में मूल व्यक्ति भारतीय मूल की जो नागरिकता प्राप्त करना होती है, उस सबसे इसमें ये है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन के आधार पर भारत के नागरिक बनना चाहते हैं, उसके लिए आपको 7 वर्ष पूर्व से लगातार भारत में रहना होगा। ये एक कंडीशन है कि मान लीजिए आप 2015 में भारत के नागरिक बनते हैं तो आपको 2008 से लेकर के 2015 तक लगातार 7 सालों तक भारत का नागरिक हो। उसके नाबालिग बच्चे भी भारत के नागरिक बन सकते हैं। कोई व्यक्ति जो पूरी आयु की क्षमता के हो तथा माता पिता भारत के नागरिक के रूप, या उसके भारत के माता पिता ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन के द्वारा भारत के नागरिक हों या पहले से भारत की नागरिकता ले चुके हों, तो भारत में भारत के नागरिक बन सकते हैं। एक व्यक्ति जन्म के समय भारत के मूल का होना चाहिए, यदि उसके माता पिता में से कोई अविभाजित भारत में पैदा हुए और 15 अगस्त 1947 के बाद भारत के अंग बनने वाले। ऐसा हुआ कि बहुत सारा क्षेत्र जो भारत में शामिल हुआ 15 अगस्त 1947 के बाद, वो भी वहाँ भी रहने वाले लोग भी रजिस्ट्रेशन से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। चौथा है बाय द नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन मतलब प्राकृतिकरण। इसमें क्या होता है कि अगर आवेदन, अगर मान लीजिए कि आप अवैध प्रवासी नहीं हैं लेकिन आप भारत के नागरिक बनना चाहते हैं और ऐसे देश से संबंधित नहीं है जहाँ भारत के प्राकृतिक नागरिक नहीं बन सकते, जैसे कुछ ऐसे देश हैं जिनको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ब्लैक लिस्टेड कर दिया है कि इन देश के लोग भारत के नागरिक नहीं बन सकते। अगर आप उन देश के लोग उस देश में नहीं हैं तो भी आप भारत के नागरिक बन सकते हैं। तो उसके इसमें अगर आप भारत के नागरिक बन रहे हैं तो कम से कम 14 वर्ष के पहले, जब आप ना उसके पहले 12 माह की अवधि में भारत में आप रह रहे हैं, तभी आप बाय द नेचुरलाइजेशन भारत के नागरिक। अब मैं यहाँ थोड़ा CAA NRC का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। CAA में क्या होता है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था 2015 में। उसमें क्या हुआ कि अगर कोई व्यक्ति, जो कि एक कट ऑफ डेट रखी गई थी 31 दिसंबर 2014 के पहले भारत का नागरिक आया है, वही भारत का नागरिक बन सकता है। लेकिन उसके बाद जो लोग आए हैं वो भारत के नागरिक नहीं बन सकते। उसमें ये था कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन 3 देशों से आए हुए अल्पसंख्यक, जिसमें हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई, जैन, हिंदू एक, बौद्ध, जैन, सिख और ईसाई, इन 5 धर्मों के लोग जो वहाँ अल्पसंख्यक हैं, अगर वो लोग भारत में आए और भारत की नागरिकता लेना चाहें तो उन्हें बाय द नेचुरलाइजेशन नागरिकता मिलेगी। ठीक है। दूसरी बात कि अगर इस देशों से आए हुए लोग अगर भारत में नागरिक बनना चाहते हैं तो उन्हें फिर 14 साल नहीं रहना है, उन्हें केवल 5 साल भारत में रहने के बाद ही नागरिकता दे दी जाएगी। अब यहीं पे जो विवाद हुआ था वो ये हुआ था कि जो वहाँ के बहुसंख्यक है मुस्लिम, अफ़गानिस्तान में भी मुस्लिम बहुसंख्यक है, पाकिस्तान में भी और बांग्लादेश में भी, वहाँ से आए हुए मुस्लिम अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो उसे फिर 5 साल नहीं रहना, उसे पूरे 11 साल, 11 और लगभग 14 साल तक भारत में रहने के बाद नागरिकता मिलेगी उसको भी। लेकिन ये अंतर हो गया, तो यहीं पर काफ़ी लेकर कॉन्फ्लिक्ट रहा और लंबे समय तक इसमें विवाद भी रहा और धरने प्रदर्शन भी होते रहे। ये CAA NRC का विवाद है कि एक धर्म विशेष के लोगों को ज़्यादा समय तक रहने के बाद नागरिकता मिल रही है और बाकी जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं जो वहाँ, उनको यहीं पर कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। उसके बाद इसमें भी और कई प्रावधान को अच्छा चरित्र होना चाहिए, उसकी कोई भारत के खिलाफ कभी उसने कुछ ऐसा एक्शन नहीं किया, काम किया हो कि उसको नागरिकता ना दे। 5वां नंबर होता है क्षेत्र के समावेश। मान लीजिए कि जैसा कि हमने कोई देश से भूमि की अदला बदली, मान लीजिए जब बांग्लादेश से हमने भूमि की अदला बदली की थी, 7वां संविधान संशोधन आया था 2015 में, कुछ क्षेत्र हमने पाकिस्तान को, भारत को, बांग्लादेश को दिए थे और बांग्लादेश की कुछ बस्तियाँ भारत में थी। तो जो भारत में आई बांग्लादेश की बस्तियाँ, वो भी वहाँ के जो लोग थे वो भारत के नागरिक हो गए बाय द क्षेत्र समाज, किसी क्षेत्र को भारत में सम्मिलित करने के कारण। ठीक है। तो कौन कौन से कारण हो गए भारत में नागरिकता प्राप्त करने के तरीके हो गए। अब आप जन्म के आधार पर प्राप्त कर सकते हैं, नंबर 2 वंश के आधार पर प्राप्त कर सकते हैं, नंबर 3 आप पंजीकरण बाय द रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बाय द नेचुरलाइजेशन कर सकते हैं और साथ में
कोई क्षेत्र यूनियन टेरिटरी की भी टेरिटरी को अगर भारत में शामिल है, एनी टेरिटरी विच इंक्लूडेड इन द इंडियन इन इंडिया, भारत के देश में अगर किसी बाहरी क्षेत्र को शामिल किया जाता है तो वो क्षेत्र समाज द्वारा जो वहाँ के नागरिक होंगे वो भारत के नागरिक माने जाएंगे। उसके बाद नागरिकता की समाप्ति हम 3 तरीकों से करते हैं। जैसा प्राप्त कितने तरीकों से कि 5 तरीकों से, लेकिन त्याग कितने तरीकों से कर सकते थे। एक तो स्वैच्छिक त्याग होता है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि भारत में केवल एकल नागरिकता हो सकती है। कोई भी व्यक्ति जो किसी दूसरे देश की नागरिकता लेगा, मान लीजिए कोई USA की नागरिकता ले लेता है तो वो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। जैसे भारत में अभी भी कई लोग हैं, जैसे आलिया भट्ट हो गई, अक्षय कुमार हो गई, ये इंडिया के नागरिक नहीं है, इंडिया के सिटीजन है लेकिन नागरिक नहीं है, क्योंकि इन्होंने दूसरे देश, जैसा उन्होंने अक्षय कुमार ने शायद हमको लगता है साउथ कोरिया कहीं की नागरिकता ले रखी है, जहाँ की भी नागरिकता ले रखी, तो भारत का नागरिक नहीं है। तो फिर उसको भारत में जो अधिकार नागरिक वाले हैं उसको नहीं वोट देने का अधिकार नहीं होगा। वो आलिया भट्ट यहाँ वोट नहीं कर सकती, जबकि वेस्टर्न भारत की आमतौर पर लोगों की क्षमता नहीं, भारत की नागरिक है, लेकिन हकीकत में भारत की नागरिक नहीं, उन्हें किसी और देश की नागरिकता ले रखी है। अगर मान लीजिए आपने जैसे त्याग किया, आपने भारत की नागरिकता छोड़ दी तो आप भारत के नागरिक नहीं रहेंगे, पहला। दूसरा है बर्खास्तगी के द्वारा। इसमें क्या हो कि अगर आपने कई नागरिकता ले ली लेकिन आपने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को इन्फॉर्म नहीं किया कि आपने नागरिकता, और जब मिनिस्ट्री को पता चलेगा तुरंत आपकी नागरिकता उसी समय बर्खास्त कर दी जाएगी कि आप अब नागरिक यहाँ नहीं है। उसके बाद डिप्रीविएशन, वंचित कर दिया। उसमें क्या होता है कि अगर आप कुछ फर्जी तरीके से आपने भारत की नागरिकता ले ली है, कोई गलत डॉक्यूमेंट लगा के आपने भारत की नागरिकता ले ली है, पहली बात हो सकता है कि आप उस देश से हो जिसके प्रति भारत की नागरिकता न जाए, लेकिन आपने उसको छिपाते हुए दूसरे तरीके से नागरिकता प्राप्त कर ली। आपने मान ली भारत का किस देश के साथ, मान ली पाकिस्तान के साथ युद्ध हो रहा है, आपने पाकिस्तान की तरफ मदद कर दी और भारत के नागरिक हैं आप, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से आप शत्रु देश की मदद कर रहे हैं, तो भी आपकी नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। या और भी कई कारण होते कि अगर आपने कुछ ऐसा काम किया जिससे कि भारत की सुरक्षा व्यवस्था या खतरा है तो आपको बाहर नागरिकता हो, तो आपको वंचित कर जाते हैं, तो बर्खास्त कर दिया जाता है। पहले में क्या था कि स्वैच्छिक थी, आपकी इच्छा थी, आपने त्याग दिया, आप कहीं और की नागरिकता ले लिया। दूसरी थी बर्खास्तगी द्वारा, जिसमें आपने बातें छिपाते रहे, आप किसी देश के नागरिक हैं लेकिन बताया नहीं तो आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा। तीसरे में आपको वंचित कर देंगे या आपको रोक हटा देंगे कि आप भारत के नागरिक बनने के लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने भारत के देशद्रोही गतिविधियों में आप लिप्त रहे। उसके बाद हम ये जरूर बहुत ध्यान से हमको थोड़ा समझना है कि एकल नागरिकता आखिर क्यों की गई। एकल नागरिकता इसलिए की गई है कि भारत में, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि अनुच्छेद 1 कहता है द इंडिया दैट इज भारत द यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ है, लेकिन भारत राष्ट्र से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता है किसी भी परिस्थिति में। इसी राज्य तो आपस में टूट सकते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। डिस्ट्रबल स्टेट एंड अनडिस्टर्बल यूनियन कि मतलब राज्य तो आपस में टूट सकते हैं कि उत्तर प्रदेश से टूट करके उत्तराखंड बन सकता है, मध्य प्रदेश से टूट करके छत्तीसगढ़ बन सकता है, बिहार से टूट करके झारखंड बन सकता है, लेकिन ये छत्तीसगढ़ भारत से बाहर नहीं हो सकते हैं। तो विनाशी राज्य तो है, राज्य तो आपस में टूट जाते हैं, लेकिन अविनाशी संघ है। कोई भी भारत से बाहर भारत राष्ट्र से अलग नहीं हो सकता। कोई भी राज्य की छत्तीसगढ़ चाहे हमारा देश बन जाए, उत्तराखंड चाहे, ऐसा नहीं बन सकता। जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं। अमेरिका में द यूनियन शब्द नहीं, वहाँ फेडरल शब्द का इस्तेमाल किया गया वहाँ के संविधान में। फेडरल में क्या होता है कि चाहे तो कोई राज्य, मतलब अगर भारत से अलग होना चाहता है, उसको अमेरिका से अलग होना चाहता है कि हम अलग देश ही बनना चाहते तो वो अलग हो जाता है, इसीलिए वहाँ फेडरल शब्द का इस्तेमाल किया गया। तो एकल नागरिकता का प्रावधान इसलिए किया गया कि किसी भी स्थिति में आप देश के खिलाफ नहीं जा सकते कि मैं उत्तर प्रदेश का नागरिक हूँ, मैं भारत का नागरिक हूँ, ऐसा आप नहीं कह सकते। इसलिए एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया। ये राष्ट्र की मजबूती के लिए, एक राज्य की एकता, और जो सामने उसमें पढ़ा था प्रस्तावना की अखंडता और एकता की बंधुत्व बढ़ाने के लिए वहाँ ये एकल नागरिकता जो हमारे उपबंध किया गया एकल नागरिकता का, उसको मजबूत करता है कि अगर नागरिक एक और होगा तो किसी भी स्थिति में भारत के अलग नहीं हो सकता। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है कि NRI, UCI और PIO के POI क्या है। NRI क्या होता है? नॉन रेजिडेंस इंडियन।
NRI जो भी होते हैं वो भारत के नागरिक हो सकते हैं, भारत में वोट भी कर सकते हैं, भारत में रह भी सकते हैं, पर वो अगर लगातार 183 दिन लगभग 6 महीने से ज़्यादा से समय से भारत से बाहर रह रहा, उसको NRI का दर्जा दे दिया जाता। फिर उसमें कुछ अधिकार रहते हैं कि ये नहीं, कुछ वो भी चाहे तो सरकार उस पर लगा सकती है। जैसे वो भारत में टैक्स पे कर नहीं करता है, जो भी वो भारत में कमाता है उसी को जाता है, लेकिन वो नागरिक भारत का ही होता है। NRI नॉन रेजिडेंस इंडिया, ये बात ध्यान रखना है। और अगर आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, POI और OCI और POI को दोनों को 2015 में मर्ज कर दिया। पहले मैं दोनों में अंतर बता दूँ। POI में क्या होता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जिसमें कि आपके माता पिता में से कोई एक कभी भारत का नागरिक रहा हो, तो आप भारत के नागरिक थे। लेकिन आप अगर आपको सरकार चाहे तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का अधिकार दे सकती है, जिसमें कई अधिकार है कि आप ये पा सकते हैं, आपको आने जाने की सुविधा हो जाएगी और भी कई सारे छूट मिल जाएगी। इसी तरह से ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया में क्या होता है कि इसमें कि कभी ना कभी भारत के नागरिक रहे हैं, यहाँ के जो भी इसको OCI का दर्जा किया कि माता पिता या भारत के नागरिक रहे हैं, तो भारत में OCI कार्ड होल्डर है, OCI कार्ड प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं। उसके बाद उसको भी कई सारी छूट दी जाती है कि भारत में कितनी बार भी आप आ जा सकते हैं। आप यहाँ पे जैसा कि कहीं भी आप कोई अगर आप घूमने जाते हैं, तो जैसा अगर भारत के नागरिक को 30 रुपये लगता है या 20 रुपये का चार्ज है, तो उतना ही चार्ज आपको भी देना पड़ेगा। कोई विदेशी नागरिक आता है तो उससे 10 गुना ज़्यादा चार्ज देना पड़ जाता है। ये अधिकार देते 2015 में OCI और SI की POI को दोनों को मर्ज कर दिया गया। तो इस तरीके से हमने भारत की नागरिकता के संबंध में पढ़ लिया कि भारत की नागरिकता एकल क्यों है, भारत की नागरिकता एकल कहाँ से ली गई, कनाडा से ली गई है, एकल क्यों ली गई है, ये भी पढ़ लिया। उसके बाद हम ये देखा कि भारत के नागरिक और उत्तर प्रदेश के किसी राज्य का नागरिक कभी नहीं कह सकते, हम हमेशा ये कहेंगे कि हम एकल नागरिकता है, भारत की नागरिकता है। उसके बाद किस तरीके से हम प्राप्त करते हैं, 5 तरीके हमारे पास कि हम नागरिकता प्राप्त करने की। सबसे पहले हम आए कि जन्म से ही भारत के नागरिक हो, वंश के आधार पे हो जाएं, रजिस्ट्रेशन से हो जाएं, नेचुरलाइजेशन से हो जाएं, या अगर हम कोई क्षेत्र समाविष्ट करते हैं तो प्राप्त करें। अगर हम भारत की नागरिकता को त्याग देना चाहते हैं या तो हम 3 तरीके से कर सकते हैं। हमने खुद त्याग दिए, बाय द वॉलंटरी रिन्यूंसिएशन होता है, बर्खास्त का टर्मिनेशन ऑफ द सिटीजनशिप हो गया। उसके बाद तीसरा है वंचित कर दिया जाए, बाय द डिप्रिएशन, कि हमें वंचित कर दिया जाता है। फिर हमने पढ़ा कि एकल नागरिकता ही क्यों है, एकल नागरिकता होने के कारण हमें राष्ट्र की एकता और एकता में बंधुत्व मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं। उसके बाद हमने POI और NRI OCI के बारे में थोड़ा समझा, और इस तरह मुझे लगता है कि नागरिकता का एक आपको आधार तैयार हो गया होगा। और बहुत सारी बातें हैं नागरिकता में, फिर इसकी हम चर्चा करेंगे। यहाँ के लिए यहीं तक, थैंक यू।